हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज हम पढ़ेंगे नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। जैसे कि हम लोग टॉर्शियस लाइबिलिटी पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने इसके 2 टाइप्स देखे थे, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। तो अगर आपको फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी वाला लेक्चर पढ़ना है तो इसके आगे वाला ही था जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको आई बटन में उसके लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जिसमें 2 टाइप्स है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्टार्ट करते हैं नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी किसे कहते हैं? इट मीन्स इंडिविजुअल माइट हैव द लाइबिलिटी विदाउट बीइंग एट फॉल्ट। मतलब कि फॉल्ट नहीं किया है उसने, फिर भी उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उसको फिर भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। द पर्सन इन दिस केस मे नॉट हैव डन एनी हार्मफुल और नेग्लिजेंट एक्ट। इस केस में पर्सन ने कोई भी हार्मफुल, मिसचिफ या फिर नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया है, और मे हैव पुट इन सम पॉजिटिव एफर्ट्स, और उसने पॉजिटिव एफर्ट्स भी लगाए, उसने बहुत कोशिश की कि अगले वाले इंसान को इंजरी ना हो, यानी कि उसने सकारात्मक प्रयास भी किए हैं। पॉजिटिव एफर्ट्स मीन्स सकारात्मक प्रयास भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रूल ये क्लेम करता है कि वो कंपनसेशन देगा। उसको कहते हैं नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, यानी कि गलती नहीं है फिर भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन इज द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ रैलेंड्स वर्सेस फ्लेचर इन द ईयर 1868। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्टेट्स, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है वो रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में ये इवॉल्व हुआ है 1868 में। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एनी पर्सन who keeps hazardous or dangerous substance on his premises will be held responsible if, कोई भी इंसान जो कि अपने प्रीमाइसेस पे, अपने प्रॉपर्टी पे हजार्डियस या फिर डेंजरस सब्सटेंस रखता है। हजार्डियस सब्सटेंस का मतलब डेंजरस होता है, सब्सटेंस मीन्स थिंग्स, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि डेंजरस है वो अपने प्रीमाइसेस पे रखता है तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कि, पहला पॉइंट है, सच सब्सटेंस स्केप द प्रीमाइसेस, अगर वो चीज़, वो सब्सटेंस स्केप हो जाती है उसके प्रीमाइसेस से, उसके प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाती है। स्केप मीन्स बाहर निकल जाती है। एंड सेकेंड, कॉज एनी डैमेज, और वो कोई नुकसान कॉज करती है, विल बी द प्राइमा फेसी लाइबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट। तब वहाँ डिफेंडेंट की प्राइमा फेसी लाइबिलिटी होगी। प्राइमा फेसी लाइबिलिटी मतलब, प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, मतलब देख के पता चल रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे डिफेंडेंट की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। अब हम हमारा केस देखते हैं, रैलेंड्स वर्सेस फ्लेचर वाला। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये कई बार एग्जाम में सिर्फ इसके फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये केस अच्छे से पढ़ना है। रैलेंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस है, इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। आर हैड अ मिल ऑन हिज लैंड एंड टू पावर द मिल आर बिल्ड अ रिजर्वर ऑन हिज लैंड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स। तो आर के पास, यानी कि आर रैलेंड का मैंने आर लिखा है, उसके पास उसके लैंड पे एक मिल थी, और उस मिल को पावर करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए क्या किया? आर ने एक रिजर्वर बिल्ड किया जो कि उसके लैंड पे बिल्ड होना था, और ये रिजर्वर का काम उसने कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स को दे दिया। अब जो ये कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स ये रिजर्वर बनाते टाइम उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि उस ज़मीन के नीचे माइन शाफ्ट है, और उन्होंने क्या कर दिया? उसको इग्नोर मार दिया। यानी माइन शाफ्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पाइप काइंड ऑफ पाइप वाली चीज़, जो कि इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दी, और ऊपर से हल्की हल्की क्या कर दी? वो उन्होंने सॉइल डाल दी बिना कुछ उसको सीमेंट किए। अब जब रिजर्वर बन के तैयार हो गया, उसमें पानी डाला गया, तब वो सारा पानी जो है प्लेंटिफ के ज़मीन में चला गया। यानी कि उस रिजर्वर पे जब पानी डाला वो सारा नीचे आ गया, और वो पानी सारा चला गया प्लेंटिफ के माइंस पर, और वो सारी माइंस भी ख़राब कर दी, क्योंकि जो प्लेंटिफ था उसके पास कोल माइंस थी उसके ज़मीन पे, और वो सारी कोल माइंस भी ख़राब कर दी, और इस कारण से एफ फाइल्स अ सूट अगेंस्ट आर, ठीक है। फ्लेचर ने क्या कर दिया? सूट फाइल कर दी आर के अगेंस्ट। The court held that the defendant built the reservoir at his own risk
and in course of it if any accident happens and escape of the material, ये material है, ठीक है, then the defendant will be liable for the accident. कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे डिफेंडेंट ने जो रिजर्वर बिल्ड किया वो अपनी खुद की रिस्क पे बिल्ड किया, और उसी दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है और चीज़ स्केप होती है उसके प्रीमाइसेस से और दूसरे इंसान को अगर नुकसान होता है तो यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होगा. द लायबिलिटी इज इम्पोज्ड ऑन हिम नॉट बिकॉज देर इज एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट बट ऑल्सो द सब्सटेंस कैप्ट ऑन हिज प्रीमाइसेस हजार्डस एंड डेंजर्स. जो लायबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज की गई वो ना सिर्फ कि उसने नेग्लिजेंस किया है बल्कि ये भी कि उसने जो नेग्लिजेंस किया और जो चीज़ स्केप हुई थी वो हजार्डस और डेंजरस थी. ठीक है, यहाँ पे डिफेंडेंट ने कंपनसेशन दिया प्लेंटिफ. अब हम इसके देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. ओके, सबसे पहला है डेंजरस सब्सटेंस. द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल ओनली इफ अ डेंजरस सब्सटेंस या फिर हजार्डस सब्सटेंस स्केप्स फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस. तो जो डिफेंडेंट है वो तभी लायबल होगा अगर कि जो हैजार्डियस या फिर जो डेंजरस सब्सटेंस है वो स्केप हो रही है उसके प्रीमाइसेस से. फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यहाँ पे एस एल का मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है. अ डेंजरस सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच विल कॉज सम मिसचिफ और हार्म इफ इट स्केप. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज करने के पर्पज से अगर देखें तो डेंजर सब्सटेंस किसे कहेंगे? वो सब्सटेंस या फिर कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या कॉज करता है, मिसचिफ या फिर हार्म कॉज करता है अगले वाले इंसान को अगर कि वो उसके प्रीमाइसेस से स्केप हो जाती है यानी कि बाहर निकल जाती है. फॉर एग्जांपल टॉक्सिक गैसेज होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी या फिर एक्सप्लोजिव. यहाँ पे एक केस है रीड्स वर्सेस लायंस एंड को. देखो इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी पे एक पॉइजनस प्लांट होता है. ठीक है, एक डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं वो जो कि पॉइजनस है, डेंजरस है. अब प्लेंटिफ के पास एक कैटल होती है. प्लेंटिफ की कैटल क्या करती है कि डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में जाके वो पॉइजनस प्लांट्स की जो लीव्स है वो खा लेता है, जिससे कि क्या होता है कि वो मर जाता है. ठीक है, वो कैटल मर जाती है. तो यहाँ पे क्या निकल के आया, अगर कैटल जो कि प्लेंटिफ की है वो एंटर कर रही है डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में और पॉइजनस लीव्स खा रही है तो यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती नहीं है. अगर यहाँ पे डिफेंडेंट कब रिस्पॉन्सिबल होता, अगर कि उसके प्रॉपर्टी में से जो वो पॉइजनस लीव्स है वो स्केप हो रही होती है यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल रही होती है और तब अगर वो कैटल खा लेता है तो यहाँ पे डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा. लेकिन यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसकी कैटल खुद एंटर हुई है डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में तो यहाँ पे जो हमारा डिफेंडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक है, सो इट वॉज हेल्ड दैट इफ देयर इज नो स्केप द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. ओके, second is non-natural use of land. The defendant must have made a non-natural use of land, something extraordinary or unique that increase the danger to the others. अब यहाँ पे non-natural use of land देखो, जैसे हमने रेलन वर्सेस फ्लेचर वाला केस पढ़ा तो यहाँ पे जो रिजर्वर में जो पानी कलेक्ट किया था वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था. तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड किसे कहेंगे? अगर कि वाटर को स्टोर किया है डोमेस्टिक यूज के लिए. ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए अगर वाटर को स्टोर किया है तो उसको हम लोग नेचुरल यूज ऑफ लैंड कहेंगे. लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडेंट है रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया गया. जो रिजर्वर बनाया था और उसमें जो उसने वाटर कलेक्ट किया था वो मिल को एनर्जाइजिंग करने के पर्पज से किया था. ठीक है, सो द डिफेंडेंट मस्ट हैव मेड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ऐसा जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो कि डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं है. ठीक है, थर्ड है स्केप. वेरी इंपॉर्टेंट, जब चीज़ स्केप हो रही है, कुछ चीज़ बाहर निकल रही है डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस से, तब जाके प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर सकता है. द पोटेंशियली हार्मफुल थिंग और एलिमेंट दैट द डिफेंडेंट केप्ट और ब्रॉट ऑन देयर लैंड मस्ट एस्केप फ्रॉम देयर एरिया ऑफ कंट्रोल. ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो डिफेंडेंट है उसने अपने प्रीमाइसेस में कुछ हार्मफुल चीज़ लाई है या फिर उसके पास है, वो चीज़ स्केप होनी चाहिए यानी कि उसके घर से बाहर निकलने, उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकलनी चाहिए और डैमेज होना चाहिए, तब जो है प्लेंटिफ यहाँ पे क्लेम कर सकता है. ठीक है, और लास्ट थिंग इज डैमेज होना चाहिए प्लेंटिफ को.
नाउ इसके एक्सेप्शंस देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके एक्सेप्शंस है एसेंशियली ये ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, कहाँ कौन सी चीज़ों से डिफेंडेंट वुड बी नॉट लायबल। तो सबसे पहला है प्लेंटिव्स फॉल्ट। अगर गलती प्लेंटिव की ही है तो भाई डिफेंडेंट लायबल क्यों होगा। If the plaintiff is at fault and any damage caused, the defendant would not be held liable as the plaintiff himself come in the contact with the dangerous thing. तो अगर गलती प्लेंटिफ की है और कोई भी नुकसान होता है तो यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी, वो लायबल नहीं होगा, वो कंपनसेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ खुद डेंजरस थिंग के कांटेक्ट में आ रहा है। आपको एक केस से ज़्यादा क्लियर होगा। केस है हमारा पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स। यहाँ पे भी सेम वही इसकी फैक्ट्स है कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ का हॉर्स था वो मर जाता है कब, जब वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में एंटर करता है और कुछ पॉइजनस लीव खा लेता है। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि यहाँ पे हमारा जो डिफेंडेंट है उसकी गलती नहीं है, गलती यहाँ पे प्लेंटिफ की है। प्लेंटिफ को अपने हॉर्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरे के प्रीमाइसेस में एंटर होके लीव्स, डेंजरस लीव्स ईट ना करे। ठीक है, सेकंड है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि कुछ नेचुरल थिंग्स हैपन हो रही है, उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है प्लेंटिफ को, देन द डिफेंडेंट वुड नॉट बी हेल्ड लायबल। द फ्रेज एक्ट ऑफ गॉड कैन बी डिफाइंड एज एन इवेंट विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन एजेंसी। तो हम लोग एक्ट ऑफ गॉड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसा इवेंट है जो कि ह्यूमन एजेंसी के कंट्रोल में ही नहीं है, यानी कुछ नेचुरल थिंग्स, नेचुरल कैलामिटीज आ रही है उसके वजह से हो रहा है। द डिफेंडेंट वुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द लॉस इफ द डेंजरस सब्सटेंस इज केप्ट बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे केस है हमारा निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। यहाँ पे डिफेंडेंट ने क्या किया कि उसने एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की अपनी लैंड पे और उसमें उसने वाटर कलेक्ट किया नेचुरल स्ट्रीम से। ठीक है, और उस समय बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो जाती है, जबकि उसने पूरा ध्यान रखा था। ठीक है, डिफेंडेंट ने पूरा ध्यान रखा था कि कुछ नुकसान ना हो, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने केयर की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है जिसमें गलती डिफेंडेंट की भी नहीं होती। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को अगर नुकसान होता है, यानी कि बेसिकली हुआ था नुकसान प्लेंटिफ को, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती नहीं मानी गई। ओके, ठीक है, तो बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड क्या है, कुछ नेचुरल चीज़ हो रही है, जैसे बहुत फ्लड आ गई, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, अर्थक्वेक आ गया, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, थर्ड वन इज़ वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, जिसको आप अगर म्यूचुअल बेनिफिट भी लिखे तो भी चलेगा या फिर कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपने प्लेंटिफ से पूछकर उसके कंसेंट से, दोनों ही कंसेंट यानी कि उसकी आज्ञा लेकर आपने कुछ चीज़ म्यूचुअली करी है, तो यहाँ पे आप डिफेंडेंट को गलत नहीं ठहरा सकते। सो हम लोग वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया मैक्सिम का मतलब देखते हैं। टू अ विलिंग पर्सन इट इज़ नॉट रॉन्ग, कि जो पर्सन करना चाह रहा है उसके लिए गलत नहीं है। देखो, दिस लीगल मैक्सिम्स होल्ड्स दैट अ पर्सन हु नोइंगली एंड वॉलंटरीली रिस्क डेंजर, ऐसा इंसान जिसको पता है कि डेंजर हो सकता है या फिर वॉलंटरीली वो अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से रिस्क को डेंजर कर रहा है, कैन नॉट रिकवर फॉर एनी रिजल्टिंग इंजरी, तो वो फिर रिकवर नहीं कर सकता डिफेंडेंट से, फिर वो पैसे नहीं मांग सकता है कि मुझे पैसे दो, मेरे ये नुकसान हो गया। क्यों वो पैसे देगा, क्योंकि आपके तो खुद के हाथ थे साथ में, आप खुद उसको एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ में। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ए और बी दोनों नेबर्स हैं, अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम वाटर सोर्स यूज़ कर रहे हैं। देखो ए और बी है, ए के लैंड में क्या है, वाटर सोर्स है, लेट्स से कोई भी रिजर्वेयर है ए के लैंड में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बी भी आ रहा है, रिजर्वेयर इन द सेंस कह सकते हैं एक तरीके का वेल बोल लो आप। ठीक है, अब बी आ रहा है ए के घर में और वो भी अपना बढ़िया पानी लेके जा रहा है, यूज़ कर रहा है पानी को अच्छे से। ठीक है, तो वो दोनों शेयर कर रहे हैं द सेम वाटर सोर्स जो कि सिचुएटेड है ऑन द लैंड ऑफ ए। अब अगर वो वाटर स्केप हो जाता है,
वो पानी, लेट से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी निकल के डैमेज करता है बी के प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ पे जो है बी आके ये नहीं कह सकता कि मुझे कंपनसेशन दो, ठीक है, देन ही कांट क्लेम डैमेजेस एज ए वुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर सच डैमेजेस। ओके, देखो कई बार अगर आपको एग्जाम्स में केस के नाम याद नहीं हो तो आप फैक्ट्स एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आप केस लिख दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको केस बाय चांस याद ही नहीं आ रहा कि क्या नाम था केस का, तो आप उसके फैक्ट्स लिख दो एज एन एग्जाम्पल, तो वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर किसी तीसरे इंसान की गलती है, किसी तीसरे इंसान या स्ट्रेंजर की गलती है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट वुड नॉट बी हेल्ड लायबल। देखो, दिस रूल ऑल्सो डज नॉट अप्लाई व्हेन द डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी किसको डिफाइन करेंगे? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो डिफेंडेंट का सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर हैज़ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद देम, नहीं किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उससे। यानी कि जो सर्वेंट है उसको हम लोग स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी नहीं मान रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ठीक है। बट वेयर द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कैन बी फॉरसीन, द डिफेंडेंट मस्ट टेक ड्यू केयर, अदरवाइज ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर तीसरा इंसान एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे कि कॉज हो सकता है, डैमेज कॉज हो सकता है, आप उस चीज़ को देख रहे हो कि ड्यू केयर से आप उस चीज़ को रोक भी सकते थे और आपने नहीं रोका है, तो डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो यहाँ पे बॉक्स वर्सेस जब वाला केस है, यहाँ पर भी एक रिजर्वेयर था जो कि ओवरफ्लो हो जाता है, किसके कारण से? किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से, और उससे नेबर को डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, ना ही वो थर्ड पार्टी उसको वो जानता था कि ये कौन है, उसके कारण से वो उसका रिजर्वेयर ओवरफ्लो हो जाता है और नेबर को क्या हो जाता है? नुकसान। फिफ्थ इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। If the act causing harm is backed by legislation or statutory authority, strict liability will not be applicable. देखो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या बोलेंगे हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रही है, रोड कंस्ट्रक्ट करवा रही है, और उस दौरान कुछ नुकसान हो जाता है किसी पार्टी को, तब यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, ये थे इसके 5 एक्सेप्शन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो जो हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में इवॉल्व हुआ था। तो पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। The facts of the cases are that some oleum gas leaked in a particular area in Delhi from industry, जो कि श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी। क्या हुआ कि दिल्ली के किसी पर्टिकुलर एरिया से ओलियम गैस लीक हो जाती है श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, एंड ड्यू टू दिस, इस लीकेज के कारण बहुत पीपल अफेक्ट होते हैं और मर भी जाते हैं। तब कोर्ट यहाँ पे इवॉल्व करती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और कहती है दैट द डिफेंडेंट विल बी लायबल फॉर द डैमेजेस कॉज विदाउट कंसिडरिंग द एक्सेप्शंस टू द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल। कोर्ट कहती है कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल होगा बिना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन से, यानी कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटी किसको कहेंगे? सो बेसिकली इट इज़ एन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है लेकिन बिना एक्सेप्शंस के, इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इफ एनी एंटरप्राइज, यहाँ पे मेन चीज़ है एंटरप्राइज मतलब कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एनी डेंजरस, जैसे यहाँ पे ये हमारा श्रीराम वाली फैक्ट्री थी, वो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ऐसी एंटरप्राइजेस अगर इन्वॉल्व है किसी डेंजरस या फिर हजार्डियस एक्टिविटी में और डैमेज कॉज कर रही है किसी पर्सन को, एंड स्केप इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पे स्केप होना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों का बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर फैक्ट्री के अंदर भी वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, डैमेज कॉज हो रहा है, तो वो वर्कर्स मालिक पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर सू कर सकता है, ठीक है। यानी कि हैज़ार्डियस चीज़ जो हो रही है वो पैरामीटर के बाहर ही जाना ज़रूरी नहीं है, अंदर भी हो रही है। अगर हैज़ार्डियस यानी डेंजरस एक्टिविटी अगर फैक्ट्री के अंदर भी हो रही है, वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे
फिर भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर हम लोग सू कर सकते हैं मालिक पर, ठीक है। देन द पर्सन हु इज कैरिंग आउट सच एक्टिविटी विल बी हेल्ड एब्सोल्यूटली लायबल। केस हमने पढ़ी लिया है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर एग्जाम में इसके इसेंशियल्स आ जाए तो हम लोग 4 इसेंशियल्स लिखेंगे कि कोई भी डेंजरस एक्टिविटी, सबसे पहले आप एंटरप्राइजेस लिखना कि कोई भी एंटरप्राइजेस यानी कि कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो डेंजरस या फिर हजार्डस एक्टिविटी कैरी कर रही है एंड डैमेज कर रही है, बट द स्केप इज़ नॉट नेसेसरी। स्केप होना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों का बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। चीज़ अगर अंदर भी हो रही है, पैरामीटर के अंदर भी हो रही है, तो भी ये वाला जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर एक्सेप्शंस पूछे तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है ही नहीं। अब अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो क्या होता है कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो सिर्फ एक पर्सन पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंटरप्राइजेस पे होती है, यानी कि फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो कि प्रॉफिट कमा रहा है। दूसरा है स्केप। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस थिंग्स का स्केप होना इज वेरी नेसेसरी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में स्केप नेसेसरी नहीं है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक पे इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ ज्वाइन करके आप नोट्स ले लेना। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ टू सपोर्ट। थैंक यू।